वेलकम टू ब्रीफ टेक्स। मैं हूं सी अंशुल मित्तल। नोटिस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। एक आईटीआर आखिर कब डिफेक्टिव रिटर्न कहलाती है? फॉर्म 26 क्या होता है? और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस क्या है? आपकी किन ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रवि को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक मेल रिसीव होती है और उस मेल में अटैच होता है ये नोटिस। इंपॉर्टेंट, रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले उस नोटिस में होता है रवि का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, जिस ईयर से रिलेटेड वो नोटिस आया है, एक्नोलेजमेंट नंबर उस आईटीआर का जो रवि ने फाइल की थी, और डिन यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको वेरीफाई किया जा सकता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से और जाना जा सकता है कि ये नोटिस एक्चुअल में इनकम टैक्स से आया है या नहीं। उसके बाद नोटिस में था स्टेटस, रिटर्न इज डिफेक्टिव, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस डेट पर रवि ने अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस डेट पे ये नोटिस रवि को मेल किया गया। उस नोटिस में इसके बाद लिखा था कि द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय यू एज पर अबाउट डिटेल्स इज कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 ऑफ आईटी एक्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। नीचे कुछ रीजन बताए गए जिनके कारण रवि की रिटर्न को डिफेक्टिव कर दिया गया। ये सेक्शन 139 क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। Where the assessing officer considers the return of income furnished by assessee is defective, he may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation, or within such further period on an application made in this behalf. The assessing officer may in his discretion allow, यानी अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी असेसी द्वारा फाइल की गई आईटीआर डिफेक्टिव है, तो वो असेसी को इंटीमेट कर सकता है और कह सकता है कि विद इन 15 डेज आप इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लीजिए। इस 15 डेज के पीरियड को असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो बढ़ा भी सकता है, अगर असेसी इसके लिए एक एप्लीकेशन देता है असेसिंग ऑफिसर को। एंड इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन सेड पीरियड ऑफ 15 डेज और एज द केस में बी फर्दर पीरियड सो अलाउड, then notwithstanding anything contained in any other provision of the act, the return shall be treated as invalid return, and the provision of this act shall apply as if the assessee had failed to furnish the ITR. अगर असेसी उन 15 दिनों में उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करता तो असेसिंग ऑफिसर असेसी की रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न घोषित कर देगा, और इनवैलिड रिटर्न घोषित होने के बाद यह मान लिया जाएगा कि असेसी ने आईटीआर कभी भरी ही नहीं थी। प्रोवाइडेड दैट वेयर असेसी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ said period of 15 days or further period allowed,
but before the assessment is made, the assessing officer may condone the delay and treat the return as a valid return. लेकिन अगर कोई असेसी उन 15 डेज के बाद लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लेता है और अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उस रिटर्न को वैलिड रिटर्न भी मान सकता है। एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this subsection, a return of income shall be regarded as defective unless following conditions are fulfilled. Means अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड नहीं होती तो आईटीआर को डिफेक्टिव आईटीआर मान लिया जाएगा। नंबर 1, annexures statements and columns in the return of income relating to computation of income chargeable under each head of income, computation of gross total income have been duly filled in। मतलब आईटीआर के सभी एनेक्सर स्टेटमेंट्स एंड कॉलम्स भरे गए हैं जिससे एसएससी की एक्चुअल ग्रॉस टोटल इनकम और सभी एड्स की इनकम कैलकुलेट की जा सके। नंबर 2, द रिटर्न इज accompanied by proof of the tax if any claim to have been deducted or collected at source and advance tax and tax on self assessment if any claim to have been paid। Payment of tax as required under section 140B if the return of income is a return furnished under section 139 subsection 8A। मीन्स अगर एसएससी का कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है, कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है, एसएससी ने कोई एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उनकी डिटेल्स भी एसएससी को आईटीआर में फिल करनी पड़ेगी। और अगर कोई पेमेंट एसएससी ने सेक्शन 140B में की है, अगर वह एसएससी अपडेटेड रिटर्न भर रहा है तो उसकी डिटेल भी एसएससी को आईटीआर में फिल करनी पड़ेगी, अन्यथा उस एसएससी की आईटीआर डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है। चलिए देखते हैं कि रवि के पास इनकम टैक्स से जो नोटिस आया है उसमें रवि की रिटर्न डिफेक्टिव होने का क्या रीजन दिया गया है। The gross receipts shown in Form 26AS are higher than the total of the receipts shown under all heads of income on which credit for TDS has been claimed in the return of income filed। मीन्स रवि ने अपनी आईटीआर में सभी इनकम के एड्स में जितनी ग्रोस रिसीट शो की है उनका टोटल 26 में दी गई ग्रोस रिसीट से कम है। 26 क्या है, पहले 26 को समझते हैं। फॉर्म 26 में सबसे पहले एसएससी की बेसिक डिटेल्स आती है जिसमें आता है एसएससी का पैन, करंट स्टेटस ऑफ पैन, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, नेम ऑफ असेसी एंड एड्रेस ऑफ असेसी। उसके बाद आता है पार्ट ए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें शो करेगा टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, 193, 194, 194 ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा। और
सबसे पहले इसमें शो करेगा नेम ऑफ डिडक्टर जिसने एसएससी का टीडीएस डिडक्ट किया है। 10 ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर का 10, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, डिडक्टर ने जितना अमाउंट एसएससी को पे किया है। टोटल टैक्स डिडक्टेड, जितना टीडीएस एसएससी का डिडक्ट किया गया है। और टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, जो टैक्स डिडक्टर ने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है। उसके बाद आता है पार्ट A1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर फॉर्म 15G एंड 15H। इसमें शौक होती है डिटेल्स ऑफ इनकम वेयर टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ड्यू टू फॉर्म 15G एंड 15H। पार्ट A2, details of tax deducted at source on sale of immovable property under section 194 IA, TDS on rent of property under section 194 IB, TDS on payment to resident contractors and professionals under section 194 M। यहाँ शो करता है टीडीएस जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर सेक्शन 194 IA में डिडक्ट किया गया है, या फिर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर सेक्शन 194 IB में डिडक्ट किया गया है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल का जो टीडीएस सेक्शन 194 M में डिडक्ट किया गया है। पार्ट बी, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यह शो करता है टीसीएस जो सेक्शन 206C में एसएससी से कलेक्ट किया गया है, जिसमें आता है नेम ऑफ कलेक्टर जिसने एसएससी से टैक्स कलेक्ट किया है, 10 ऑफ कलेक्टर, टोटल अमाउंट पेड और डेबिटेड, जो अमाउंट एसएससी ने कलेक्टर को पे किया है। टोटल टैक्स कलेक्टेड, उस अमाउंट पर जितना टीसीएस कलेक्ट किया गया है। टोटल टीसीएस डिपॉजिटेड, कलेक्टर ने जितना टीसीएस गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है। पार्ट सी, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस एंड टीसीएस। मीन्स यहाँ शो करेगा टैक्स डिपॉजिटेड बाय एसएससी हिमसेल्फ, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स एटसेट्रा। पार्ट डी, डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड। मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर के दौरान एसएससी को जितने भी रिफंड पे किए हैं वो पार्ट डी में शो करेंगे। पार्ट ई, डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजैक्शंस। एसएफटी क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कीप्स ए ट्रैक ऑफ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस carried on by a person during the year. As per section 285BA of Income Tax Act 1961, specified entities are required to furnish a statement of financial transactions or reportable accounts in respect of specified financial transactions or any reportable account registered, recorded, maintained by them during the financial year to the income tax authority or such other prescribed authority. एग्जाम्पल के लिए, if assessee deposits cash aggregating to rupees 50 lakhs or more in current account, then bank have to report the transaction to income tax authority. Means
सेक्शन 285 बी ए में कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड की गई है, जो ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड एंटिटी को इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी होती है। एसएफटी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर आ जाएगी। पार्ट एफ, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स on sale of immovable property under section 194 IA, TDS on rent on property under section 194 IB, TDS on payment to resident contractor and professional under section 194 M। ऐसा ही कुछ हम पार्ट A2 में भी पढ़ चुके हैं, जहां वो TDS शो करता है जो सेक्शन 194 IA, IB और M में डिडक्ट किया गया है। पार्ट A2 और पार्ट F में फर्क ये है कि पार्ट A2 में तो वो TDS शो करेगा जो असेसी का डिडक्ट किया गया है सेक्शन 194 IA, IB और M में। वही पार्ट एफ में वो TDS शो करेगा जो असेसी ने डिडक्ट किया है सेक्शन 194 IA, IB और M में। मीन्स अगर असेसी किसी का TDS डिडक्ट करता है तो वो पार्ट एफ में शो करेगा, और अगर कोई असेसी का TDS डिडक्ट करता है तो वो पार्ट A2 में शो करेगा। पार्ट जी, TDS defaults. If assessee is required to deduct TDS from any person, details of his defaults related to short or non-deduction, non-payment, late or non-filing of TDS return means अगर किसी assessee को TDS डिडक्ट करना रिक्वायर्ड बताया गया है, लेकिन वो TDS या तो डिडक्ट ही नहीं करता या शॉर्ट डिडक्शन करता है, या फिर डिडक्ट करने के बाद TCS या TDS गवर्नमेंट को पे नहीं करता या शॉर्ट पे करता है, या अपनी TDS की रिटर्न फाइल नहीं करता या लेट फाइल करता है, तो असेसी के वो डिफॉल्ट्स पार्ट जी में शो किए जाएंगे। पार्ट एच, डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। इनकम टैक्स को GST से लिंक कर दिया गया और फॉर्म 26S में शो होने लगा टर्नओवर जो असेसी ने अपनी GSTR 3B में शो किया है। इफ असेसी एज GST रजिस्ट्रेशन, details of turnover as declared by him in his GSTR 3B filed to the GST department। चलिए अब देख लेते हैं कि रवि को जो नोटिस आया था उसमें डिफेक्टिव रिटर्न का क्या रीजन था। The gross receipts shown in Form 26S are higher than the total of the receipts shown under all heads of income on which credit for TDS has been claimed in the return of income filed. Thus, while credit for TDS is being claimed in the return of income, the corresponding receipts are not fully disclosed in the respective income schedules. Hence, the return of income filed is regarded as defective as per clause A of explanation under section 139(9). सेक्शन 139(9) की एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी, जो बताती है कि ITR में सभी अनेक्सर स्टेटमेंट और कॉलम्स फिल करना मैंडेटरी है, ताकि असेसी की एक्चुअल ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम और सभी एड्स की इनकम पता चले। लेकिन रवि ने ITR भरते वक्त अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स
सभी एड्स की मिलाकर 26 एस में की गई ग्रोस रिसीट से कम दिखाई, जिसके कारण उसे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि रवि अपनी आईटीआर विद इन 15 डेज और सच फर्दर टाइम पीरियड एज अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर रेक्टिफाई कर ले। चलिए समझते हैं रवि की एक्चुअल फिगर्स से कि रवि ने आईटीआर भरने में कहाँ गलती की। 26 शेयर्स में शो की गई थी ये ग्रोस रिसीट्स और इन पर कटा हुआ टीडीएस, और रवि ने अपनी बुक्स और आईटीआर में शो की ये रिसीट्स और ये टीडीएस। पार्टी नंबर 1 डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड, जिससे ग्रोस रिसीट 26 एस में 37,271 शो की गई है, जिस पर 373 रुपये टीडीएस डिडक्ट हुआ है। वही रवि ने अपनी बुक्स में 37,277 रुपये ग्रोस रिसीट्स दिखाकर 373 रुपये टीडीएस शो किया है, जो कि बिल्कुल सही है। पार्टी नंबर 2 डैश डैश लिमिटेड, जिससे ग्रोस रिसीट रवि को मिली है 20,147 रुपये और टीडीएस 201 रुपये डिडक्ट हुआ है। रवि ने अपनी आईटीआर में इस पार्टी से 20,147 की ग्रोस रिसीट शो की और 201 रुपये का टीडीएस, जो कि बिल्कुल सही था। पार्टी नंबर 3 डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड, जिससे रवि को 3368 रुपये ग्रोस रिसिप्ट शो हुआ फॉर्म 26 एस में और 34 रुपये रवि का टीडीएस डिडक्ट किया गया। वही रवि ने अपनी बुक्स में 3532 रुपये ग्रोस रिसिप्ट शो किया और 34 रुपये टीडीएस शो किया। मीन्स रवि ने अपने बुक्स में इस पार्टी से फॉर्म 26 एस में जितना ग्रोस रिसीट शो हो रहा है, उससे अधिक ग्रोस रिसीट अपनी बुक्स में शो किया, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन रवि ने गलती की पार्टी नंबर 4 में डैश डैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जहां से रवि को 26 एस के अनुसार 3,21,33,055 रुपए की ग्रोस रिसीट रिसीव हुई, जिन पर 3,21,331 रुपये टीडीएस डिडक्ट किया गया। जबकि रवि ने अपनी आईटीआर और बुक्स में 2,97,01,706 रुपये ही ग्रोस रिसीट दिखाई, जिस पर टीडीएस 3,21,331 रुपये क्लेम किया। यहाँ रवि ने ग्रोस रिसीट जो पार्टी नंबर 4 से आई है वो कंप्लीट शो नहीं की, जिसके कारण उसे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू हुआ और उसे अपनी आईटीआर अब रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस को। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 26 एएस का ही एक डिटेल्ड रूप है। The AIS is essentially a comprehensive statement containing details of financial transactions including income, investment and expenditure. AIS एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है जिसमें असेसी की इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर दिए होते हैं। AIS is the extension of Form 26 AS। फॉर्म 26 एस का ही एक एक्सटेंशन है AIS। फॉर्म 26 एस डिस्प्लेज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड
TDS TCS transactions carried out during the year. वही AIS additionally includes saving account interest, dividend, rent received, purchases and sales transaction of securities, immovable properties, foreign remittance, interest on deposit, and GST turnover, etc. The AIS will include information that is presently available with income tax department. AIS में वो सारी जानकारी मिलेगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास असेसी से रिलेटेड प्रेजेंट है. Do note that the information in AIS will be displayed only after the reporting entities furnish the information to the income tax department. जो हमने SFT से रिलेटेड पढ़ा कि कुछ एंटिटीज को कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस असेसी से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती है. अगर वो स्पेसिफाइड एंटिटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपडेट कर देती है तो ट्रांजैक्शन AIS में शो हो जाती है. देयर में also be instances when the data of a particular period is not updated. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन AIS में शो ना की हो. Hence, the taxpayer should check all related information and report complete and accurate information in the income tax return. Means अगर कोई ट्रांजैक्शन AIS में शो नहीं की गई है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन असेसी की है तो असेसी को वो ट्रांजैक्शन भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी होगी, ना कि ओनली AIS में शो की गई ट्रांजैक्शंस. द टैक्स पेयर में ऑल्सो फॉलो ए फीडबैक मैकेनिज्म टू रिपोर्ट एरर्स इन AIS. अगर असेसी की AIS में कुछ ट्रांजैक्शंस गलती से शो हो रही है या असेसी की कुछ ट्रांजैक्शंस शो नहीं हो रही है तो वो AIS के फीडबैक मैकेनिज्म का भी हेल्प ले सकता है. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप अपनी टैक्स नॉलेज को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ब्रीफ टैक्स. अगर आप सेक्शन 194 IA को और अधिक जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि सेक्शन 194 IA में कब और किसे टैक्स डिडक्ट करना मैंडेटरी है. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. जय श्री राम.